Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss some illustration based on bar magnet. मतलब बार मैग्नेट पर बेस्ड करके हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे. तो चलिए इसमें से पहला इलस्ट्रेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं. तो पहला इलस्ट्रेशन यहाँ पर ये बता रहा है अ बार मैग्नेट, यहाँ पर आपको बता रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 meters ampere meter square has a pole 20 centimeter apart. Calculate the pole strength. देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको क्या क्या बातें दी हुई है. आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है. मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया कितना 5 ओके एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपको दे दिया है. उसके बाद बोलता है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, पोल के बीच का डिस्टेंस, उसको भी आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ये भी दे दिया आपको. आपको निकालने बोला है पोल स्ट्रेंथ m इज, ये आपको फाइंड आउट करना है. चलिए बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पता है क्या करना है. तो सीधा सीधा आप यहां पर लिखोगे क्या, आपको पता होगा m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स. मैं यहाँ पे L लिख रहा हूं, कई जगह पर अपन 12 भी लिखते हैं, वो आपका चॉइस है. यहां पर मैंने डिस्टेंस लिख रहा हूं बिटवीन द पोल को L ले रहा हूं. अब आपको कुछ नहीं करना, m निकालना, स्मॉल m. तो स्मॉल m इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहां पर m बाई L, यही करेंगे आप लोग. जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहां पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू, आप यहां पर लिखेंगे कैपिटल M की जगह 5 लिखेंगे, बाई यहां पर 20 देखोगे, लेकिन 20 सेंटीमीटर में है तो इसको आपको 10 to the power -2 करना पड़ेगा. ठीक, जिसके कारण यहां से क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू, सीधा सीधा क्या करोगे आप लोग, 500 बाई 20 कर दो ओके, और m विल बी इक्वल टू यहां से आ जाएगा 25 एम्पियर मीटर. यूनिट को ध्यान रखना, मैं बार बार एक ही चीज पे स्ट्रेस देता हूं कि यूनिट को आप अच्छे से याद रखेंगे, यूनिट को लेकर आप किसी प्रकार का लापरवाही नहीं करेंगे. सो दिस इज द आंसर, इसका इलस्ट्रेशन का आंसर आ गया. ठीक, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, फॉर्मूला बेस्ड था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को हम लोग देखते हैं. इस वाले इलस्ट्रेशन में देखेंगे, ये बता रहा है अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5.25 into 10 to the power -2 joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to Earth's field direction. At what distance from the center the resultant magnetic field is inclined at 45 degree with the Earth's field. यहाँ पे आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है जो 0.42 गॉस है. दो पोजीशन दिया हुआ आपको, इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, इट्स एक्सिस. क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये वाला आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. क्या बता रहा हमारे पास, ये मान लेते हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज अ बार मैग्नेट ओके, इसको हम लोग लेते हैं एक बार मैग्नेट दिया हमने पास. ठीक है, और ये बता रहा है कि ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये हम लोग इसको अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, अब आपको बता रहा है कि यहां पर ये जो मैग्नेट को रखा गया है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया. मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो बीई का डायरेक्शन है, उसको मैं इस तरफ ले लेता हूं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बीई, ये है हमारा बीई का डायरेक्शन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तब इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है ओके. और आपको बीई का वैल्यू दिया हुआ है और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी आपको दे दिया गया है. एम का वैल्यू दे दिया आपके पास 5.25 ओके, इज इंटू 10 to the power -2 ओके जूल पर टेस्ला, ये आपको दे दिया है. ठीक, अब आपके पास यहां पर यह आता है कि इस मैग्नेट के बोलता है एक्सिस पर, पहला बोला नॉर्मल बाइसेक्टर पर, तो मान लेते हैं ये इसका नॉर्मल बाइसेक्टर ऐसी किसी जगह पे होता है, आपको पता होगा ये इसका नॉर्मल बाइसेक्टर जो होता है वो ऐसी किसी जगह पे होता है. इसका नॉर्मल बाइसेक्टर ये होगा और ये है आर पोजीशन, इसको मैं R1 ले लेता हूं. बोलता है ये कितनी दूरी पर ऐसा होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों का, वो 45 डिग्री बना रहा होगा. मतलब सिचुएशन क्या होगा थोड़ा समझते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. यहां से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर कुछ ये ऐसा हो रहा है, ये कुछ
ऐसा हो रहा है, ये ऐसा सिचुएशन है। मतलब इस जगह पर आपको पता है कि ये हमारा मैग्नेट है, ये मैग्नेट का बार मैग्नेट का कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो एम के बारे में बात कर रहे हैं, और अर्थ के कारण इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। इनका जो रिजल्टेंट है बता रहा है, वो बता रहा है 45 डिग्री बना रहा है। तो दिस इज द रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट जो बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है। ये पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर ये जगह पर। तो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए सीधा सीधा वेक्टर के रूल के हिसाब से आपको पता है कि tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से सीधा सीधा आप लिख सकते हो, क्या बताइए, एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के हिसाब से tan 45 विल बी इक्वल टू बी बाई बी एम कर दो या बी एम बाई बी कर दो, एक ही मतलब है, बी एम बाई बीई। बट आपको पता है यहां से एक चीज कि tan 45 का 1 होता है, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, बी एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीई लिखेंगे। अब बी एम जो होगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो हम लोग को पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लोग लिखते हैं यहां से, क्या बताइए, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम R1 का क्यूब इज इक्वल टू बीई का वैल्यू दे दिया 0.42 गॉस। तो 0.42 गॉस को आप लिख सकते हो, 0.42 गॉस को आपको टेस्ला में बदलना पड़ेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखते हैं अपन लोग, याद करो, -4 टेस्ला। अब आपके पास m का वैल्यू दिया है, m यहां से आपको दिख रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। तो R1 विल बी इक्वल टू, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं यहां से, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके, और m की जगह पर आप लिख दोगे यहां पर इंटू 5.25 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई, इसका वैल्यू लिख दोगे 0.42 इंटू 10 टू द पावर -4, और इसका क्यूब रूट है ना, समझ लो इस चीज का क्यूब रूट, क्योंकि मैंने r क्यूब लिया है ना, तो क्यूब रूट। अब आपके पास इसके बाद सीधा सीधा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाता है हमारे पास, इसका 5 सेंटीमीटर आता है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला वाला प्रॉब्लम, जो ये वाला था, इसका सोल्यूशन आ गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा वाला बोलता है इट्स एक्सिस पे, तो चलो अब एक्सिस पे चलते हैं। तो मैं अगर एक्सिस पे कोई पोजीशन लेता हूं तो ये हो गया इनका एक्सिस का पोजीशन, ओके, इसका एक्सिस का पोजीशन ये हो गया। अब एक्सिस पे आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो एक्सिस पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, तो उसको आप ऐसा दिखाएंगे, ऐसा लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा किसके कारण, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, ठीक है। और अपना जो इसके कारण रहेगा ये इधर पे होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर, जिसको अपन बीई ले रहे हैं, और जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग द एक्सिस, मतलब डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो दिस इज बी एम, और यहां पर भी आपको बता रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री बना रहा है। दिस इज द रिजल्टेंट विच इज मेकिंग 45 डिग्री, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट 45 डिग्री बना रहा है। और मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो सेंटर का डिस्टेंस है दैट इज सपोज टू बी R2। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो इस पर जब बात करेंगे तो मेरे ख्याल से तब आपका कुछ और चीज बनेगा, है ना। इस पर चलते हैं, तो यहां पर बनाएंगे तो सेम चीज आएगा, tan 45 इज इक्वल टू, हम लोग यहां पर भी लिखेंगे बी एम बाई बी। थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, ध्यान रखना, बता रहा हूं क्या चेंज आएगा। तो बी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीई,
और bm का वैल्यू क्या है, bm का वैल्यू यहां पर हम लोग लिखा था, याद करोगे, म्यू नॉट 4 पाई m बाई r1 का क्यूब, उसमें 2m आ जाता, बस इतना ही अंतर आता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ m बाई r2 का क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 0.42 इंटू 10 टू द पावर -4। अब यहां पर भी आप इसको देखिए, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ 2 हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, और कोई नया चीज नहीं आएगा। तो मतलब जो पहले का वैल्यू था उसका √2 टाइम्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स, दैट इज सीधा सीधा लिख देता हूं, R2 विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 5 सेंटीमीटर। जिसको आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यूज ऑलमोस्ट 6.3 सेंटीमीटर के लगभग आ जाएगा। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन था जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेस्ड है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये वाला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप जरूर बनाएंगे आप लोग खुद से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पर हम लोग बात करते हैं। ये वाला इलस्ट्रेशन को देखेंगे, ये क्या बता रहा है, अ डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 3j कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन y एक्सिस in a horizontal magnetic field where B is given to you this one, find the torque acting। तो देखिए ये एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। M आपको दे दिया है, वेक्टर फॉर्म में दे दिया है, M इज इक्वल टू कितना दे दिया, 30j कैप, ओके, इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपको मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी आपको दे दिया है। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी आपको दे दिया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको कितना दे दिया है, ये दे दिया है 2i कैप प्लस 5j कैप, ये दे दिया आपको इतना टेस्ला, ये भी अपने पास है। आपको बोलता है उस पर लगने वाला टॉर्क निकालना है। तो देखिए टॉर्क के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, सो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, है ना, टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, m क्रॉस b, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देयरफॉर दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इक्वल टू m का मतलब हो जाएगा 30j कैप, ओके, क्रॉस 2i प्लस 5j कैप, ये आपको दिखा दिया। ठीक है, अब यहां से अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो देखिएगा क्या बन जाएगा, दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू, अब i क्रॉस i, पहले तो j क्रॉस j करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना आएगा देखते हैं इसका वैल्यू। अब यहां पे हम लोग को टॉर्क देखना है, तो टॉर्क के लिए क्रॉस प्रोडक्ट तो बाहर निकालना और कुछ करना नहीं अपने को अलग से। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको पता होगा j क्रॉस i, हम लोग के पास पता है j क्रॉस i जो होता है वो क्या होता है, -k होता है, और 3 2 कितना हो जाएगा, 30 60, दैट इज माइनस, पहले इसको अपन लिखते हैं, दिस विल इक्वल टू -60k कैप, ओके, j क्रॉस i है ना, i क्रॉस j नहीं, j क्रॉस i है, और यहां पर j क्रॉस j ये तो 0 हो जाएगा, तो बस अपने पास यही दिखता सीधा सीधा, तो हमारे पास आ जाएगा इतना न्यूटन मीटर, बस। और चाहो तो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर बोलोगे तो आप इसको सीधा सीधा 60 न्यूटन मीटर लिख सकते हो। तो देखिए एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ वेक्टर का अगर आपको रूल पता रहे तो बहुत आसानी से इस चीज को आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर डिस्कस करते हैं। इस वाले इलस्ट्रेशन में देखेंगे, ये बता रहा हमको अ मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट 5.8 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर and moment of inertia 7.8 into 10 to the power -6 kg meter square. It performed 12 oscillation in 6 seconds. What is the magnitude of the magnetic field? देखिए क्या क्या चीज दिया है, आपको क्या निकालना है। सबसे पहला चीज आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आपको दे दिया है यहां पर 5.8
इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोगों को, किसी भी हालत में ना आपको इसका जो मतलब जो दिया हुआ है उसको आप जरूर लिख लेंगे ना, क्योंकि तब आपको बहुत सारी चीज ऐसे ही क्लियर हो जाता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया I, जिसका वैल्यू कितना हो जा रहा है अपने पास 7.8 इंटू 10 टू द पावर -6 kg मीटर स्क्वायर। ओके, ये भी हो गया। अब आपके पास बता रहा है कि इसका ऑसिलेशन बता रहा है 12 ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड बता रहा है, तो आपको इससे टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। एक्चुअली क्या बता रहा है आपका एक मैग्नेटिक मोमेंट का टाइम पीरियड। अब बताओ, टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी मैग्नेटिक निडल को या मैग्नेट को जब आप ऑसिलेट करते हो, फ्री मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हो, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ऑसिलेशन होता है उसका टाइम पीरियड को हम लोग इस वाले फॉर्मूले से शो करते हैं। ये आपको मैंने बता चुका है इस बारे में, ठीक है। अब अगर देखते हैं हम लोग, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको टाइम पीरियड भी इनडायरेक्टली दिया हुआ 12 ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड। तो सीधा सा लॉजिक है, 1 टाइम पीरियड मतलब 1 ऑसिलेशन का टाइम, तो 12 ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन, ठीक है, 1 ऑसिलेशन कितना में होगा 6/12, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, इसका टाइम पीरियड का वैल्यू t जो आ जाएगा दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 0.5 आ जाएगा, 0.5 सेकेंड। तो देखिए ये आपको तो मिल गया टाइम पीरियड। अब आपको बस इस वाले फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्व करना है। तो सीधा सीधा देखिए, इसको स्क्वायर करके m को एक तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला m नहीं b निकालना है एक्चुअली, तो b विल बी इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख पाओगे यहां से, लिखेंगे 4 स्क्वायर, ओके, I बाई m इंटू टी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है सीधा, इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज को बाहर रखना पड़ेगा। तो 4 स्क्वायर, I का वैल्यू आपको पता है, I का वैल्यू कितना दिया अपने पास, I का वैल्यू है 7.8 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई, ठीक है, और यहां पर m की जगह लिख देंगे 5.8 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, इतना टेस्ला। अब मैं चाहूंगा आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन को हम लोग देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसलिए इसको डिस्कस करना चाहा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे भी इसके सॉल्व को भी प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला क्या है, और उसको बोलने के बाद हम लोग को और बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा ना। फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटिक निडल P प्लेस्ड एट पॉइंट O। ये है हमारा एक स्मॉल मैग्नेटिक निडल जो O पे रखा हुआ है, और ये जो एरो है वो उसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहां से देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, बताइए, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। उसके बाद बोलता है द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजीशन ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड निडल Q। एक मैग्नेटिक निडल है Q जिसको आप अलग अलग जगह पर रखे हो, और उसका जो एरो है वो उसके मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अब बोलता है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ओके। अब देखिएगा, इक्विलिब्रियम या नॉन इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं हम लोग को पता होगा। तो देखिए क्या होता है, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, हमको पता है कि इक्विलिब्रियम या नॉन इक्विलिब्रियम के कंडीशन में अगर बात करें तो आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं mb sin थीटा, ओके। और आपको पता है जब थीटा का वैल्यू 0 और 180 होगा
तो ये इक्विलिब्रियम में होता है। इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, इक्विलिब्रियम में होगा। और 180 के केस में क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ये आपको पता है और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपको पता है। अब आपको बता रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, इन विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियसली बात है कि 0 और 180 ना होने पर वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं। यहां पर मेरे को एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है आपका, देखिएगा Q3 या Q1, चलो Q1 से चालू करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। Q1 जो पॉइंट है, ये हमारा दिया हुआ मैग्नेट है O, ठीक है। यहां पर P एक मैग्नेट रखा हो जिसका डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ये जो पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो Q1 जहां पे रखा हुआ है वो इस मैग्नेट का इक्वेटोरियल पोजीशन है। और आपको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होता है। मतलब इस जगह पर मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट है ये। तो यहां पर मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो हमारा, देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहां पर एक और चीज आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं तो देखिएगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और हमारा जो Q वाला जो मैग्नेट है, जो सेकेंड मैग्नेटिक निडल है, वो Q1 पोजीशन पे रखा हुआ है। और वो देखिएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इस जगह पर एट Q1, ध्यान देंगे ना, एट Q1, चीजों को समझेंगे आप लोग, एट Q1 थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हमारा अनस्टेबल होगा। मैं अनस्टेबल को US लिख रहा हूं, अनस्टेबल। ओके, अब आप आ जाइए, यहां पर आ जाइए, Q2 के पोजीशन पे आ जाइए। Q2 के पोजीशन पर देखिएगा, इस जगह पर बात करते हैं तो यहां पर भी देखिएगा इस वाला जो P मैग्नेट है उसका कौन सा पोजीशन है, देखिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द हम लोग का, सॉरी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और यहां पर देखोगे जब आपने Q मैग्नेट को, कौन सा, सेकेंड वाला मैग्नेटिक निडल को जब आप Q2 पोजीशन में रखे हो तो देखिएगा उस मैग्नेटिक निडल का मैग्नेटिक मोमेंट और P के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों देखिएगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहां पर। तो एट Q2, ध्यान देंगे, एट Q2 थीटा का वैल्यू 90 है। ये भी आपका अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अनस्टेबल नहीं बन गया, अनस्टेबल है हम लोग का ये तो इक्विलिब्रियम तो नहीं बोला है यहां पे, इन विच सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। मैं अनस्टेबल नहीं बोलूंगा बल्कि ये बोलूंगा इक्विलिब्रियम है ही नहीं, नॉट इन इक्विलिब्रियम। दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, दे आर अनस्टेबल, नॉट ओके इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए आपको क्या होना पड़ता है, 0 डिग्री होना पड़ता है या 180 डिग्री होना पड़ता है। अब उसमें 2 होता है, ठीक है। लेकिन ये अनस्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम है ही नहीं, अनस्टेबल इनफैक्ट मुझे लिखना ही नहीं चाहिए। मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए, इसमें इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए इन दोनों कंडीशन में, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 नहीं है और 180 नहीं है। इन दोनों में ही क्या होगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग यहां पर, इस चीज को भी एक बार यहां से हटा दे, ये दोनों का तो काम हो गया तो इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो ना गंदा दिखेगा ये जगह, ठीक है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, Q3 पर बात करते हैं। Q3 ये जगह है, ये जगह भी देखिएगा इस वाले मैग्नेट का, ये जो हमारा P मैग्नेट है उसके कौन सा पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेट के डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और Q3 पर मैग्नेटिक निडल भी उसी तरफ है। तो Q3 पर थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए 0 है एट Q3,
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और 0 डिग्री मतलब इक्विलिब्रियम, और भी कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है देखिएगा, नेक्स्ट आते Q4 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही पूछा गया, एक साथ सब निकल आएगा, ध्यान से रखना। अब Q4 पर चलते हैं। Q4 जो है देखिएगा, ये वो जगह है। ये देखिएगा Q4 का जो पोजीशन है वो इस P वाले मैग्नेट का कौन सा पोजीशन है देखिएगा, ये P वाला मैग्नेट का ये आपका एक्सियल पोजीशन है। और एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट का जिस तरफ डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ होता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और जो Q4 का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो देखिएगा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट। तो Q4 पर एट Q4 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या होगा? इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हो गया अपने पास। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे 4 हो गया। अब 5, 6 के बारे में बात करते हैं। 5 के जगह को देखते हैं। देखिएगा 5 देखिएगा इस P वाले मैग्नेट का कौन सा पोजीशन है? ये P वाले मैग्नेट का इक्वेटोरियल पोजीशन है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट देखिएगा दोनों एक दूसरे के देखिए अपोजिट है। तो फिर से वही आएगा, एट Q5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से वही क्या होगा? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग Q6 पर चलते हैं। Q6 देखिएगा, ये हमारा जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट का ये जो मैग्नेट P है, इसका कौन सा पोजीशन है देखिएगा, ये आपका इसका एक्सियल पोजीशन है। और इसमें देखिएगा आपको पता है एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो Q6 पर एट Q6 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये अपने पास इतना सारा। तो यहां से देखिएगा पहला क्वेश्चन कौन सा इक्विलिब्रियम में नहीं है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी आपको मिल गया। विच कॉन्फ़िगरेशन करेस्पॉन्ड्स टू लोएस्ट पोटेंशियल अमंग एनर्जी ऑल द कॉन्फ़िगरेशन शोन। तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो जहां पर थीटा का ये वैल्यू नेगेटिव पूरा आएगा वो मिनिमम होगा, है ना। तो उस हिसाब से देखोगे तो आप थीटा का वैल्यू रख के देख लीजिए किस जगह पर इसका वैल्यू मिनिमम आता है। तो ऑब्वियसली बात है, देखोगे थीटा का वैल्यू जहां पे 0 होगा उस जगह पर u का वैल्यू क्या आएगा, माइनस पीई आएगा, और वो होगा उस केस में मिनिमम होगा। ओके, इस केस में मिनिमम होगा। और थीटा का वैल्यू 0 कहां पर है आपको दिख रहा है, देखिए थीटा का वैल्यू Q3 पर 0 है, और थीटा का वैल्यू और 0 कहां पर है, और कहीं पर 0 नहीं दिख रहा है हम लोग को थीटा का वैल्यू, और यहां पर Q6 पर 0 दिख रहा है। तो Q6 और Q3 पर थीटा का वैल्यू 0 है, तो वहां पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगा। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी जहां पर मिनिमम होता है वो जगह पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये भी एक तरीका है समझने का, जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था जिसको मैं चाहूंगा आप अच्छे से देखें, और ये आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व प्रॉब्लम है, तो इसको जरूर देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर हम लोग आते हैं।
इस वाले इलस्ट्रेशन को देखिएगा, ये वाला इलस्ट्रेशन भी मैं चाहूंगा आप ही लोग बनाएं इसको, ठीक है। मैं पहले सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा, फिर आप लोग बनाएंगे। बोलता है अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट। पहले तो शॉर्ट बताया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब मेरे को लेंथ ऑफ द मैग्नेट को नेग्लिजिबल मानना है, ठीक है। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे दिया है कितना दे दिया है, 0.48 जूल पर टेस्ला दे दिया आपको, ठीक है। मतलब ऐसा ही सिस्टम में है। एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक मोमेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। मतलब सीधा सीधा आपको बता रहा है आर का वैल्यू आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है, जिसे चाहो तो आप 0.1 मीटर लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या है, आपको निकालना है एक्सिस पे निकालना है, इक्वेटोरियल पे निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बी एक्सिस इज इक्वल टू क्या लिखते बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आपको शॉर्ट मैग्नेट बोला तो L इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। अब आप देखिए यहां पर सारी चीजें दी हुई है, वैल्यू रखना है आपको, इसका वैल्यू निकाल लेना है। और B इक्विटोरियल अगर निकालना होगा तो B इक्विटोरियल तो उस केस के लिए आपके पास पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पर लिखते हैं m बाई आर क्यूब लिखते हैं। तो ये भी आपका निकल आएगा। और कुछ नहीं, अगर आपको लगता है थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक लगाना है तो आप एक काम करना, यहां पर पहले आप एक्सिस का निकाल दो, एक्सिस का हाफ कर देना, क्योंकि आपको पता होगा कि बी इक्विटोरियल जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, बी इक्विटोरियल इज इक्वल टू हाफ बी एक्सिस होना चाहिए, हाफ बी एक्सिस ये होना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ना। बाकी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, इसको मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पर देखते हैं हम लोग। ये जो इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, अ थिन मैग्नेट इज कट इनटू द इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो what is the new magnetic moment of each part, what is the time period of each part as compared to that of original magnet if vibrated in the same magnetic field। ये वाले प्रॉब्लम को मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं, तो आप इसको होमवर्क में बनाएंगे। ये बता रहा है एक मैग्नेट है ऐसा, ठीक है, इस तरह से एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को बोलता है कि इट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ये वाला इसका लेंथ होता है, इसका परपेंडिकुलर काटा गया, परपेंडिकुलर काटा गया मतलब कुछ ऐसा होगा, मतलब 2 पार्ट में काटे तो छोटा पार्ट ऐसा, और इसका दूसरा पार्ट भी हमारे पास ऐसा वाला बनता है, ठीक है। ये 2 पार्ट में इसको कट कर दिए। तो बोलता है ये हर एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि इस वाले मैग्नेट को, पहले वाले मैग्नेट को जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के ऑसिलेट कराते हैं तो मान लेते हैं इसका टाइम पीरियड कुछ मिलता है टी नॉट। तो बोलता है इस छोटे से पार्ट को अगर आप ऑसिलेट मतलब सस्पेंड करके ऑसिलेट कराएंगे तो इसका जो टाइम पीरियड होगा इन टर्म्स ऑफ टी नॉट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द होमवर्क, आपको ये होमवर्क को सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। मुझे इसको सॉल्व करके आप बताएंगे तुरंत, आज ही के दिन आप मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझको बताएंगे, ठीक है।